सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज सौरभ मित्र हियर। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 24 जनवरी जो शिफ्ट 2 हुआ था जेईई मेन का, उसके जो क्लास 12 वाले क्वेश्चन है वो सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो डायरेक्टली चलते हैं अभी क्वेश्चन पे। तो देखिए पहला वाला जो क्वेश्चन है ये किस चैप्टर से करंट्स है। एक कॉपर वायर इज इलोंगेटेड। इलोंगेटेड का मतलब क्या है, इसका जो लेंथ पहले ऐसा कुछ था उसको मैंने खींच के क्या कर दिया, थोड़ा सा इलोंगेट कर दिया। तो देखिए ये वाला केस जो है, अगर मेरे पास एक ऐसा वायर है, अगर इसको मैं खींच के थोड़ा सा लंबा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा ऐसा, और लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो देखिए इस पे कैसे करना है सवाल। अब यहाँ पे बोला गया है कि कॉपर वायर को इलोंगेट कर दिया गया, कैसे, जैसे कि लेंथ क्या हो जाए आपका 20% इंक्रीज हो जाए। तो लेंथ क्या हो गया आपका 20% इंक्रीज। तो आप लोग देखो, अभी पहले था लेंथ आपका मान लीजिए 100 था, अभी कितना हो जाएगा ये 120, क्योंकि 20% इंक्रीज हुआ है लेंथ। देन परसेंटेज इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस। अब आप लोगों को पता ही है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए, और यहाँ पे एल के साथ साथ, ये तो एल है अपना, और एल के साथ साथ, ठीक है, ये L1 वाला केस है, ये L2 है। अब L1 बाई A1 हो जाएगा, पहला वाला केस R1। तो यहाँ पे L1 और L1 के साथ, मतलब लेंथ के साथ क्या चेंज होगा, एरिया भी चेंज होगा। अब एरिया कितना चेंज होगा वो देख लेते हैं। मान लीजिए एरिया पहले 100 था, एरिया भी क्या था, मैंने मान लिया 100 था, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या कांस्टेंट रहेगा, एरिया मान लीजिए A1 100 था और A2 हमें पता नहीं है, वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे इस तार को, इस वेयर को मैं जब खींचूंगा ना, ऐसे जब खींचूंगा तब क्या हो जाएगा, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि तार मैंने ऐसा नहीं हो गया कि कुछ फेंक दिया तार इससे पार्ट, ठीक है। तो वेयर का जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू क्या हो जाएगा, लेंथ। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा ना, ए इंटू क्या हो जाएगा, इसका लेंथ। इसका मतलब अपना जो A1 L1 है, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम A2 L2। ये एक्चुअली पाई आर स्क्वायर एच है। देखिए ए क्या है, पाई आर स्क्वायर, और ये क्या है, एच है। पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, सिलिंड्रिकल एक वेयर का वॉल्यूम। अब क्या हो जाएगा, A1 L1 इक्वल्स टू A2 L2। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अभी देखिए L1 मान लिया मैंने 100, और A1 भी कितना मान लिया मैंने 100, और A2 क्या है, A2 तो फाइंड करना है, और L2 क्या है अपना 120। अब देखिए यहाँ पे 100 इंटू 100 अपन क्या आ गया आपका 120 आ गया A2, ठीक है। तो ये आ गया आपका A2। अब R1 क्या है अपना, R1 है रो, L1 क्या है 100, और ये क्या है A1 भी 100 है। अब यहाँ पे देखिए R2 क्या आ रहा है, R2 आ रहा है रो L2 बाई A2। अब देखिए L2 क्या है, L2 है अपना 120, तो इसको मैं पुट कर रहा हूँ इधर, L2 को पुट कर रहा हूँ 120, और A2 को पुट कर रहा हूँ मैं, ये A2 क्या हो गया 100 इंटू 100 अपन 120। तो ये हो गया अपना रो इंटू क्या आ जाएगा, ऊपर 120 इंटू 120 अपन क्या आ जाएगा 100 इंटू 100। अब 100 को कैंसिल आउट करूंगा एक एक जीरो के साथ, तो क्या आ जाएगा इसका, इसको मैं लिख रहा हूँ इधर। तो इसका क्या आ जाएगा, अपना R2 आ जाएगा रो इंटू 144, ऊपर क्या आ जाएगा 144, नीचे क्या आ जाएगा 100। तो यहाँ पे था अपना रो जो R1 जो था वो रो के इक्वल था। अभी रेजिस्टेंस कितना आ गया, R2 क्या आ गया 144 बाई 100 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मान सकते हो अपन, देख लो, ये मान लो आप, थोड़ा सा ये चीज मान लो, देख लो, ये वाला है रो इंटू 100 अपन 100, और ये क्या है रो इंटू 144 अपन 100। तो चेंज कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1 कितना हो जाएगा आपका, R2 माइनस R1 हो जाएगा रो 144 बाई 100 माइनस कितना हो जाएगा, रो 100 अपन 100। तो ये हो जाएगा 44 रो अपन 100, ठीक है, 44 रो अपन 100। अब इसका आ गया क्या रिजल्ट, ठीक है, ये आ गया R1 माइनस R2। अब परसेंटेज क्या हो जाएगा, R1 तो आपको पता है 44 आ गया ना, तो उसके बाद पता चल जाएगा कि ये क्या है 44% वाला ही होगा आंसर। तो क्या हो जाएगा 44%। आप इधर से भी मार्क कर सकते हो आंसर डायरेक्टली, ठीक है। अगर कैलकुलेट करना है तो आप कर ही सकते हो, क्या करना है, R2 माइनस R1 अपन R1 इंटू क्या हो जाएगा 100%। तो ये करके भी आप फाइंड कर सकते हो, सेम चीज है। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 44%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, इधर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन है, 2 कंसेंट्रिक सेमी सर्कुलर रिंग्स। ये सेमी सर्कुलर 2 रिंग है, और यहाँ पे बोला गया रेडियस क्या है, R1 एंड R2 हैव इक्वल लीनियर चार्ज डेंसिटी। इनका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, इक्वल है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज योर
लैम्डा, और लैम्डा क्या हो जाता है, टोटल चार्ज अपन लेंथ, टोटल चार्ज अपन क्या हो जाएगा आपका लेंथ। अब टोटल चार्ज क्या हो जाएगा क्यू अपन एल, ठीक है। तो यहां पे देखो आप इधर लैम्डा बोला गया है, सारे में क्या है लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू अपन एल। अब ये एक्चुअली लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ या फिर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा आपका लैम्डा है। तो इधर देखो आप, अब फाइंड द पोटेंशियल एट सेंटर सी, आपको इस सेंटर पॉइंट में क्या फाइंड करना है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल दो दो रिंग के लिए आएगा ना और दोनों को ऐड करना है। तो पहला वाला रिंग जो है, जो R1 वाला रिंग, मान लो छोटा वाला रिंग मैंने मान लिया, ये R1 वाला रिंग। अब R1 वाला रिंग जो है इसके कितने पार्ट में आपका चार्ज है, बस इतना ही पार्ट में ना आपको टोटल चार्ज फाइंड करना है। देखो इसका जो लेंथ है, लेंथ कितना है, इस वाले पार्ट में लेंथ कितना है, लेंथ है आपका 2 पाई कितना है R1 अपन 2, क्योंकि ये हाफ सर्कल है ना, तो हाफ सर्कल के लिए क्या हो जाएगा 2 पाई R1/2, इसका मतलब क्या आ जाएगा इधर सिर्फ पाई R1। ये क्या है, इस सर्कल जो है ये वाला सर्कल का पेरीमीटर है, ठीक है, सर्कुलर रिंग का। अब इसके लिए टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज आएगा, देख लो आप क्या आ जाएगा, देखो चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है लैम्डा, तो चार्ज इन पाई आर लेंथ क्या हो जाएगा पाई R1 लेंथ, आपके पास पाई R1 लेंथ है ना, तो पाई R1 लेंथ के लिए चार्ज कितना आ जाएगा, Q इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q इक्वल्स टू लैम्डा इंटू क्या आ जाएगा, यूनिटरी मेथड से लैम्डा इंटू आ जाएगा आपका पाई R1, ठीक है। तो ये है आपका टोटल चार्ज फॉर फर्स्ट लूप, ठीक है, फर्स्ट वाला जो रिंग है इसके लिए। अब सेकंड वाले के लिए क्या हो जाएगा पाई R2 लेंथ है, इसका क्या हो जाएगा पाई R2 हो जाएगा ना, क्योंकि इसका रेडियस कितना है R2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा चार्ज, ये Q1 था, ये Q2 क्या आ जाएगा लैम्डा, इसका भी लैम्डा है, चार्ज डेंसिटी दोनों का लैम्डा ही है, तो लैम्डा इंटू क्या आ जाएगा आपका पाई R2। अब देखो इधर ध्यान से थोड़ा, ये आ गया आपका टोटल चार्ज। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग को पता है कि Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितने आएंगे, दो, क्योंकि दो रिंग है, तो फर्स्ट वाले के लिए पोटेंशियल कितना आ जाएगा आपका Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस दूसरे वाले के लिए Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, ये दो आ जाएगा। अब इधर देखिए Q1 कितना है, Q1 है अपना लैम्डा पाई R1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा लैम्डा पाई R2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। अब इधर अगर कैंसिल आउट करेंगे हम तो देखो क्या आ जाएगा, R2 कैंसिल आउट, R1 कैंसिल आउट, पाई कैंसिल आउट, यहाँ पे भी पाई कैंसिल आउट हो गया। तो अब इसको अगर सॉल्व करोगे आप क्या आ जाएगा, देखो ऊपर आ जाएगा 2 लैम्डा, नीचे क्या आ जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब है लैम्डा/2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया आपका आंसर। तो आंसर क्या है आपका लैम्डा/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो ये ऐसे सॉल्व कर सकते हो अपन, एक बहुत ही आसान सवाल है, पोटेंशियल रिलेटेड एक बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से है क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन ये गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन एज दिस एंड दिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोनों अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है उनका जो एम्पलीट्यूड है वो देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड क्या है E0 और मैग्नेटिक फील्ड का B0, ये दोनों क्या है अपना एम्पलीट्यूड, ये दोनों क्या है अपना एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये दोनों एम्पलीट्यूड है। अब ये दोनों अगर एम्पलीट्यूड है तो आपको क्या फाइंड करना है कि इस E0 और V0 में आपको रिलेशन चाहिए। अब तो देखो यहाँ पे बहुत ही आसान सा एक रिलेशन आता है कि E0/B0 क्या हो जाता है अपना आ जाता है C, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या हो जाता है वेलोसिटी ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब यहाँ पे E बाई वी इक्वल्स टू क्या होता है C। अब C मतलब वेलोसिटी, ये क्या हो जाता है ओमेगा अपन के, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप लोगों को पता होगा, वेव से भी, वेव में भी आता है ये वाला रिलेशन, ओमेगा बाई के इक्वल्स टू क्या हो जाता है वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ओमेगा बाई के इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ये वाला वेव का वेलोसिटी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी क्या होता है लाइट का वेलोसिटी का इक्वल होता है, लाइट का जो वेलोसिटी का वो होता है। तो ई नॉट बाई आपका बी नॉट आ गया कितना ओमेगा अपन के, इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा ई नॉट के इंटू ई नॉट इक्वल्स टू ओमेगा इंटू बी नॉट। तो ये आ गया आपका आंसर। तो आपका जो आंसर है वो आ गया के इंटू ई नॉट ओमेगा इंटू बी नॉट, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है मैग्नेटिज्म का एक क्वेश्चन। मैग्नेटिज्म में यहाँ पे बोला गया कि एक लॉन्ग सोलिनॉइड है जिसके 70 टर्न्स पर सेंटीमीटर है। ध्यान दो आप यहाँ पे, ये पर सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मतलब नंबर ऑफ टर्न्स n इक्वल्स टू 70 पर सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 70 पर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो नीचे आ जाएगा 100। तो ये कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये मीटर में कन्वर्ट हो गया अब, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो गया मीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा 70 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 7000 टन्स पर मीटर है ये, ठीक है, 7000 टन्स पर मीटर। तो ये है एक्चुअली हमारा एन का वैल्यू, देखो एन का वैल्यू है ये एक्चुअली। अब आपको करंट कितना गिवन है आई इक्वल्स टू गिवन है 2 एम्पियर, आई कितना गिवन है आपको 2 एम्पियर। अब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कितना है बी गिवन है, बी है म्यू, नहीं ये नहीं है, बी है, ओ बी फाइंड करना है, सॉरी बी आपको फाइंड करना है। यहाँ पे बोला गया कि द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज मतलब ये फाइंड करना है आपको। और म्यू गिवन है, म्यू कितना गिवन है 4 पाई 10 टू द पावर -7, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है, इजी फॉर्मूला है, v इक्वल्स टू डायरेक्ट फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई, कुछ सोचना ही नहीं है। म्यू नॉट कितना है आपका 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 और n कितना है आपका 7000। इसके साथ क्या आ जाएगा आपका क्या जाएगा आई है 2, इसके बाद 4 इंटू 22/7 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर 3, इसको लिखा मैंने 7 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 2। इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो क्या आ जाएगा 7 से कैंसिल आउट कर दो 7 को, उसके बाद 4 इंटू 2 इज 8 इंटू 22 आपका आ जाएगा इसका रिजल्ट 176 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। तो ये आ जाएगा आपका सी आंसर। इसको कैलकुलेट कर लेना आप, कैलकुलेट करने के बाद ये आता है, मैंने कैलकुलेट किया था पहले ही सॉल्व किया था ये वाला क्वेश्चन। तो अभी देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये ऑप्टिक्स से क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है, तो ज्यादा कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं है, थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोला गया कि ए रे ऑफ पैरेलल व्हाइट लाइट इंसिडेंट ऑन ए कन्वेक्स लेंस। अब लेंस क्या है कन्वेक्स लेंस है, कलर गेट्स सेपरेटेड, कलर क्या होता है सेपरेटेड, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड, कलर गेट सेपरेटेड हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो वर्ड्स है ना, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को पता नहीं है जो आंसर है, तो हम लोग पहले देखते हैं कौन सा टर्म पता है आपको, कौन सा टर्म आपको पता है। तो अब देखते हैं पहले स्कैटरिंग क्या होता है पापा। स्कैटरिंग वो होता है कि लाइट जब कोई भी डस्ट पार्टिकल रिलेटेड है, डस्ट पार्टिकल को जब टकराती है ना, तब डस्ट पार्टिकल इस लाइट रे को एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद जो छोड़ता है ना उसको कहते हैं हम लोग स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग तो डस्ट पार्टिकल से रिलेटेड हो गया। अब देखते हैं पोलराइजेशन तो केस कौन सा हो गया कि पोलारॉइड इस्तेमाल करते हैं। पोलारॉइड इस्तेमाल करने के बाद उसका क्या होता है एक पार्ट कट आउट हो जाता है लाइट का, उसको कहते हैं पोलराइजेशन। तो इसमें तो कलर सेपरेट नहीं होता है, इसमें कलर सेपरेशन नहीं है इसमें। तो स्फेरिकल एवर्शन, अब स्फेरिकल एवर्शन सोचो आप क्या होता है। स्फेरिकल मिरर में जब एक स्फेरिकल मिरर होता है तो इसका अगर एपर्चर छोटा नहीं है तब क्या होता है, अगर एपर्चर छोटा नहीं है, एपर्चर मतलब ये वाला लेंथ अगर छोटा नहीं है, तब अगर पैरेलल लाइट आके गिरता है इसके ऊपर ना, तो वो सारे ना फोकस पे एग्जैक्टली एक पॉइंट पे नहीं मीट होता है, ऐसा एक एरिया में मीट होता है, पूरा बड़ा सा एरिया में ऐसे जाके मीट होता है, कहीं पे भी मीट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा एक बड़ा सा पॉइंट में मीट होता है, इसको कहते हैं हम लोग स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन मतलब एक स्पेसिफिक फोकस पॉइंट नहीं मिलता है आपको। उसके बाद आ जाता है आपका क्रोमेटिक एवर्शन। अब क्रोमेटिक एवर्शन क्या है, क्रोमेटिक एवर्शन है कि जब लेंस में ऐसे एक लाइट आएगा, व्हाइट लाइट रे, मान लीजिए व्हाइट लाइट रे आ रहा है,
जब आएगा ना ऐसे आएगा। अब ये वाला जो है, ये वाला लेंस का ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा। तो प्रिज्म की तरह बिहेव करे तो क्या हो जाएगा बाबा, यहाँ पे कलर डिवाइड हो जाएगा, अलग अलग कलर ऐसे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम लोग क्रोमेटिक एबर्शन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्रोमेटिक एबर्शन। अब आ गया रे ऑप्टिक्स का और एक सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मैं हमेशा पढ़ाने के टाइम बोलता हूँ कि रे ऑप्टिक्स में जो आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बोला गया कि एक कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो यहाँ पे म्यू आपका गिवन है, 1.5 हैज फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो इन एयर तो मतलब हम लोग अगर फॉर्मूला लिखेंगे डायरेक्टली लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज करो आप, 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, डायरेक्टली पता होना चाहिए आपको। उसके बाद 1/f इक्वल्स टू म्यू कितना है अपना 1.5, तो इसको पुट कर दो आप 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, और f भी पता है आप लोगों को, f कितना है अपना 20, तो इसको भी चेंज कर देते हैं अपन, f को कितना पुट करना है 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/20। तो ये तो हो गया फर्स्ट वाला इक्वेशन अपना। और उसके बाद सेकंड वाला इक्वेशन भी लिखना है। सेकंड वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो सेकंड वाले इक्वेशन में व्हेन द लेंस इज इमर्ज्ड इन ए वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 4/3, तो सेकंड वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू न्यू फोकल लेंथ f मान लिया मैंने, तो 1/f इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 1.5, ये तो विद रिस्पेक्ट टू एयर है, म्यू विद रिस्पेक्ट टू एयर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे क्या हो जाएगा म्यू विद रिस्पेक्ट टू, मतलब म्यू जो वाटर का है मतलब 4/3 आ जाएगा। तो ये मैंने कैसे लिखा है एक्चुअली ऐसे, म्यू ऑफ दैट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर बाय म्यू ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसको करेंगे तो म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर आ जाएगा। तो यही करने के बाद मतलब ए काट सकते हैं अपन, ऐसे मान लेते हैं, उसके बाद क्या आ जाता है ये आ जाता है। तो ग्लास को जब एयर में था तब ये ग्लास था और एयर था, तो एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का फाइंड करना था, वो था दे दिया था इसमें वैल्यू, ये वाला वैल्यू 1.5। लेकिन अब क्या है, अब ग्लास को या फिर लेंस को किस में मैंने मर्ज कर दिया, वाटर में। तो वाटर में जब मर्ज करेंगे ना दोनों साइड क्या है पानी पानी है, तो पानी के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है, पानी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा म्यू ऑफ क्या आ जाएगा जी विद रेस्पेक्ट टू पानी। तो ये आ गया आपका ऐसे फाइंड होगा डिवाइड करके, इनटू क्या हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। अब इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे ना, देखो यहाँ पे आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ये 3/2 है, 1.5 हो रहा है, 4/3 है, माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/ आ जाएगा आपका r2। अब इधर अगर इसको सॉल्व करोगे ना तो 9/8 आ जाएगा, मतलब 9 माइनस 8/8 और 1/r1 माइनस 1/r2। अब इन दोनों इक्वेशन को देखो ध्यान से, इन दोनों इक्वेशन को, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। यहाँ पे क्या आ गया 1/f। अगर आप डिवाइड करोगे ना तो देखो ये वाला पार्ट कट जाएगा, ठीक है, और उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करना, ये क्या है 3/2 माइनस 1, इसका मतलब क्या है ये एक्चुअली 1/2 है, 3/2 माइनस 1 मतलब 1/2 हाफ, 1.5 माइनस 1 दैट इज हाफ। तो यहाँ पे डिवाइड कर लोगे आप, डिवाइड करने के बाद जो f का वैल्यू आएगा आपका f का जो वैल्यू आएगा वो आएगा f इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर, वो मैंने सॉल्व कर लिया था पहले। f इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 80 सेंटीमीटर। मैं सॉल्यूशन दिखा नहीं रहा हूँ, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, इधर डिवाइड कर लो, 1/2 कर दो, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो आपका फोकल लेंथ जो आ जाएगा वो 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये भी एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था। तभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे एटम से एक क्वेश्चन आया, तो एटम का क्वेश्चन है, तो देखो एटम का क्या क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के रिलेटेड है। एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अब थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब फोर्थ ऑर्बिट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये फोर्थ ऑर्बिट जो है वो क्या हो जाएगा आपका थर्ड एक्साइटेड स्टेट है आपका ये। अब द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड इन नैनोमीटर इन द नियरेस्ट इंटीजर इज, तो यहाँ पे hc क्या गिवन है 1240। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पे आप जो करस्पॉन्डिंग एनर्जी वैल्यूज है वो आप रट लो, क्योंकि hc गिवन है, इसका मतलब आपको ये वाला फॉर्मूला ही लगाना है hc/λ, और इसमें से क्या फाइंड हो जाएगा आपका लैम्डा फाइंड हो जाएगा। देखिए आपको वेवलेंथ फाइंड करना है, लैम्डा फाइंड करना है, तो लैम्डा फाइंड हो जाएगा। तो आपको पता क्या है hc तो पता है, तो आपको और क्या फाइंड करना है, आपको पता होना चाहिए इस e का वैल्यू। तो e का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, डिफरेंस से फाइंड करेंगे ना, तो डिफरेंस से फाइंड करेंगे तो वैल्यू पता होना चाहिए आपको। वैल्यू क्या हो जाता है -13.6 eV होता है फर्स्ट में, उसके बाद सेकंड में क्या होता है -3.4 eV, और उसके बाद उसमें क्या होता है -1.5 eV, और इसमें होता है -0.85 eV। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, अभी देखो किससे का थर्ड एक्साइटेड स्टेट से कहा है ये ग्राउंड स्टेट में, तो थर्ड से
थर्ड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट ये है, ये आपका ग्राउंड है, और ये क्या है अपना अपना थर्ड एक्साइटेड, ये अपना थर्ड एक्साइटेड है। तो इसमें से इससे आएगा ना, तो इसका चेंज कितना हो जाएगा, देखो एनर्जी चेंज कितना हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -0.85 माइनस ऑफ कितना आ जाएगा -13.6। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करोगे आप तो कितना आ जाएगा इसका आ जाएगा 12.75, ठीक है। तो इस ई का वैल्यू कहाँ पुट करना है, इधर, तो ई का वैल्यू पुट कर दो। ई का वैल्यू क्या है 12.75 इक्वल्स टू HC क्या है अपना 1240, ईवी में है, ईवी नैनोमीटर में है, तो इसका वैल्यू भी लैम्डा भी किसमें आ जाएगा, नैनोमीटर में, ये नैनोमीटर में आएगा। तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1240 अपन 1275। इसको कैलकुलेशन करोगे तो अपना आंसर आ जाता है 97 अप्रॉक्स, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करना ध्यान से, 75 नहीं 97 अप्रॉक्स आ जाएगा। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर जो भी एटम का है, जो एटम का क्वेश्चन आया है उसका सॉल्यूशन। अभी देखते हैं सर्किट का एक क्वेश्चन है, इधर देखिए सर्किट का एक क्वेश्चन है, ठीक है, सर्किट का एक क्वेश्चन है। तो ये कुछ खास सवाल नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पे बोला गया कि फॉर द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट द स्विच एस इज क्लोज्ड एट t इक्वल्स टू 0, मतलब स्विच को मैंने कनेक्ट कर दिया t इक्वल्स टू 0 पे। अब क्वेश्चन पूछा है फाइंड द करंट इन एम्पियर ड्रॉन थ्रू द बैटरी एट द स्टेडी स्टेट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, स्टेडी स्टेट में क्या हो जाता है, जो इंडक्टर होता है वो शॉर्ट हो जाता है आपका, मतलब इंडक्टर को हम लोग मानते ही नहीं है, मतलब इंडक्टर क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इंडक्टर हो जाएगा ऐसा। तो अब यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस 3 ही काम करेगा, 3 ही रेजिस्टेंस है, वो ही सारे काम करेंगे। कौन सा, ये एक 12, ये एक 12, ये एक 12, और तीनों क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में देखिए पैरेलल, देखिए ये सारे पॉइंट क्या है सेम, और ये सारे पॉइंट भी अपना सेम है। तो ये सारे क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट निकालना है आपको, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12, तो आ जाएगा अपना 3/12, इसका आ जाएगा 1/4, इसका मतलब R इक्विवेलेंट आ गया आपका 4 ओम, ये आ गया R इक्विवेलेंट। और आपको क्या फाइंड करना है, इधर है वोल्टेज गिवन है, बैटरी का जो EMF है वो गिवन है, तो V इक्वल्स टू IR लगाना है आपको, करंट फाइंड करना है ना, हाँ करंट, तो करंट इक्वल्स टू V/R, V कितना हो जाएगा, V है 12 और R कितना आ गया था अपना 4, तो आ गया 3 एम्पियर। तो ये हो गया अपना आंसर, कितना आ गया आंसर 3 एम्पियर। तो ये है अपना आंसर फॉर दिस सर्किट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर लॉजिक गेट का, जो लॉजिक गेट का एक क्वेश्चन है, लॉजिक गेट का एक क्वेश्चन है, व्हिच लॉजिक गेट डिस्क्राइब्स द गिवन सर्किट। तो एक सर्किट गिवन है, मैंने बोला था कि लॉजिक गेट आप लोग जब भी कर रहे हो ना, सर्किट का थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए कि सर्किट में एक्चुअली लॉजिक गेट वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे ए बी क्या है, 2 इनपुट है, एक्चुअली स्विच जो होता है वही इनपुट होता है, और आउटपुट देखेंगे अपन, ये ए है, ये बी है, और यहाँ पे देखेंगे अपन आउटपुट। देखिए अगर दोनों 0 है, अगर दोनों ओपन है, तो करंट तो इधर से पास होगा ही ना, करंट कैन इजीली पास, तो यहाँ से करंट पास होकर इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे जो बल्ब क्या है वो ग्लो कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0 पे क्या हो जाएगा, आउटपुट 1 आएगा, बल्ब का आउटपुट, ठीक है, बल्ब का आउटपुट क्या आएगा 1, बल्ब भी होता है आउटपुट। अब अगर ए क्लोज है, और ए ओपन है और बी क्लोज है, तो ए ओपन है बी क्लोज है, तब भी ये सर्किट इधर से क्या है ब्रोकन है, इधर तो ब्रोकन है, तो करंट किधर से पास होगा, इधर से, इसका मतलब ये भी ग्लो करेगा, इसका मतलब इसका भी क्या होगा, आउटपुट 1 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट 1 0 अगर दोगे ना, तो 1 0 दे दो, सेम ही केस है, इसको 1 इसको 0 दे दिया, तो यहाँ पे सर्किट तो ब्रेक है, तो उधर से करंट जाएगा, तो इसका भी कितना आ जाएगा 1। लेकिन लास्ट वाला जो केस है, आप देखो अभी लास्ट वाला जो केस है क्या है, 0 है, इधर भी 0 है, सॉरी इधर 0 0 नहीं 1 1 है। अगर 1 है, ये 1 है, तो ये दोनों कनेक्टेड है, तो इधर से तो रेजिस्टेंस ही नहीं है, इधर तो बल्ब है ना, तो बल्ब में थोड़ा सा रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन इधर तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो करंट किस पाथ को फॉलो करेगा, करंट इधर से चला जाएगा, और इधर से करंट कितना हो जाएगा, I इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि करंट पूरा इधर से, ये शॉर्ट हो गया सर्किट, तो शॉर्ट से क्या चला जाएगा, और करंट इधर से पास नहीं होगा, तो क्या होगा, बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा, तो इसका क्या आउटपुट आ जाएगा 0। तो ये जो आउटपुट है वो देख लो आप, ये वाला जो आउटपुट है, ये अपना आउटपुट जो है एक्चुअली एंड गेट का जो नॉट होता है, अभी नैंड गेट का आउटपुट है एक्चुअली, ठीक है। नैंड गेट का आउटपुट क्या होता है, सेम आता है। एंड गेट का आउटपुट क्या होता है, एंड गेट का आउटपुट होता है 0 0 0 इंटू 1 1 इंटू 0 0, और इसका आता है 1। अब नैंड गेट का आउटपुट क्या होता है, इसका उल्टा, मतलब क्या आ जाएगा 1 1 1 0। तो ये एक्चुअली नैंड गेट का आउटपुट है, देख लो ये नैंड गेट है,
ये है नैंड गेट। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो अभी चलेंगे हम लोग 4 जनवरी का ही जो 11 वाले क्वेश्चन है उनमें हम लोग देखेंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 11 वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 24 जनवरी शिफ्ट 2 का, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप लोगों को ये सॉल्यूशन देखना है और मेरे से फिजिक्स पढ़ना है तो आप लोग इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और अगर मेरे से ऑफलाइन पढ़ना है तो आप लोग अगरतला से हो अगर, तो आप लोग ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दूंगा, उस पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।